नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपके लिए मालती जोशी जी की एक और कहानी मात्र दाय सुनाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी मात्र दाय। बच्चे पेपर देकर लौटे तो चेहरे धूप से एकदम तांबई हो रहे थे। जून महीने की धूप भी तो कम जानलेवा नहीं होती है। सुबह 6 बजे से ही दिन चढ़ आता है और 11 बजे तक लू के थपेड़े चलने लगते हैं। दरवाज़ा खोलते ही देख लिया कि दीपू का चेहरा एकदम लटका हुआ है। श्री के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। उसके मन की बात चेहरे पर कभी झलकती नहीं है। ये तो अपने ही साहबजादे हैं जो ना खुशी छिपा सकते हैं ना उदासी। जाते ही सवालों के झड़ी लगा देना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने हॉल का पंखा खोल दिया और उन दोनों को पसीना सुखाने के लिए वहीं छोड़कर मैं किचन में आ गई। झटपट खाना गर्म किया, जग में बर्फ़ का पानी तैयार किया और मेज़ पर 3 थालियां लगाकर बाट जोहने लगी। मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हाथ मुंह धोकर दोनों तुरंत ही मेज़ पर आ गए। थाली की ओर देखते ही दीपू की आंखें चमक उठी। भरवा टिंडे, वाह, मज़ा आ गया। दीपू की यही खासियत है। लाख थका हो, उदास हो, वो खाने के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। उसकी पसंद नापसंद बड़ी स्पष्ट है। नुक्स निकालने में कोताही नहीं करता, पर दाद भी उतनी ही उदारता से देता है। उसकी वाह सुनकर ही बनाने का श्रम सार्थक हो जाता है। 2-4 कौर पेट में जाते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। बेचारा भूख से बेहाल हो रहा था और मैं सोच रही थी कि पेपर बिगाड़ कर आया है। पेपर कैसा हुआ रे? मैंने हिम्मत की। अच्छा रहा। अच्छा या बहुत अच्छा? अपना तो अच्छा ही रहा। बहुत अच्छा वाले आपकी बगल में बैठे हैं। क्यों रे? मैंने श्री से पूछा। ठीक ही रहा बुआ। मम्मी, ऐसा है जब श्री भैया कहें कि ठीक ठाक रहा तो समझ लो कि 80 से ऊपर का करके आए हैं। वो हमारी तरह अल्प संतोषी जीव थोड़े ही हैं। श्री मुस्कुरा भर दिया। तुम्हारा ये अल्प संतोष बात करते समय कहाँ चला जाता है? मैंने दीपू को डपटा। चलो आप नाटकबाजी छोड़ो और फटाफट खाना खाओ, बस आती ही होगी। खाना खाकर दीपू ने अखबार उठाया और बिस्तर में जाकर धंस गया। थोड़ी देर में ही उसकी नाक बजने लगी, लेकिन श्री मेरे पास ही बना रहा। मेज़ साफ़ करने में, खाना रखवाने में, फ्रिज की बोतल भरने में मेरी मदद करता रहा। मैंने लाख कहा कि मेरी रोज़ की आदत है, पर वो नहीं माना। किचन समेट कर निकली ही थी कि मेहरी आ गई, फिर उसके साथ लगी रही। उसे खाना निकाल कर दिया, साबुन और विम पकड़ाया, रस्सी से सूखे कपड़े उठाकर तहाए। सारे कामों से फुर्सत पाकर आई तब तक 1 बज रहा था। दोपहर में हॉल के पंखे के नीचे लेटना ही मुझे अच्छा लगता है। घर में एक यही कमरा ज़रा ठंडा है। टेबल ज़रा परे सरका कर मैंने सोफ़े से एक तकिया उठा ही था कि देखा श्री कोने वाली कुर्सी पर बैठा पड़ रहा है। थोड़ा आराम कर लो बेटे, सुबह के जागे हो, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और फिर तुम्हारा भी तो सब पढ़ा गुना होगा। ना हो तो शाम को एक नज़र और डाल लेना। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है बुआ। और यहाँ आदत किसे है? और मैं चाहूँ तब भी सो नहीं पाती। दिन भर दरवाज़े की, फ़ोन की घंटियाँ बजती रहती हैं। उसके लिए मुझे ही उठना पड़ता है। हमारे कुंभकर्ण को तो जानते हो, रात को इनकी घड़ी का अलार्म भी मुझे ही उठकर बंद करना पड़ता है। पता नहीं कैसे कुंभकर्ण के कानों में मेरी बात पड़ गई। कच्ची नींद में अलसाए से बाहर आए और मेरी गोद में पसर गए, जैसे बड़ी देर से प्रतीक्षा में हो कि कब मम्मी का काम ख़त्म हो और कब बाहर आए। क्यों रे? मैंने उसकी नाक पकड़कर कहा। तेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है? भैया को देख। मम्मी प्लीज़, उनसे हमारी तुलना मत करो। वे तो स्कॉलर हैं। इन्होंने कैसी घोर तपस्या की है पता है? पिछले 4 महीनों से इन्होंने एक पिक्चर भी नहीं देखी। कैन यू बिलीव? और तुमने महासती सुगुड़ा भी नहीं छोड़ी। अपने उस दिन वाली फजीहत को याद करके पप्पू हंस दिया। धोखा हो गया था मम्मी।
आदित्य ने अप्रैल फुल बना दिया था, बोला जेम्स बॉन्ड की पिक्चर है, सिर्फ मैंटनी में ही लगी है। बस टिकट लेकर घुस गए। शुरू हो गई। हमने सोचा ट्रेलर होगा, इसलिए मजबूरी में बैठे रहे। वो तो इंटरवल में जाकर पता लगा कि आदित्य की फिर वो खिंचाई की हम लोगों ने कि पूरे 2 पिक्चर वसूल किए। 4 बार सुना हुआ किस्सा था, पर दीपू को सुनाने का ढंग ही ऐसा है कि 5वीं बार भी हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए नज़र ऊपर उठाई तो देखा गंभीर मुद्रा में श्री दीपू को अपलक देख रहा था। मैं और शायद दीपू भी उस दृष्टि से विचलित हो गए और विषय बदलकर बोला, श्री भैया डॉक्टर हो जाओ तो मुझे कंपाउंडर रख लेना, मेरी बेरोज़गारी की समस्या हल हो जाएगी और मम्मी को भी तब उतनी चिंता नहीं रहेगी। डॉक्टर बन जाऊं तब ना, उसने गंभीर स्वर में कहा। डॉक्टर तो तुम बने बनाए हो, बोर्ड का रिज़ल्ट 0% लग जाए तो बात दूसरी है। अरे ये पीएमटी की परीक्षा तो हम जैसे कंकड़ पत्थर बीनने वालों के लिए है, तुम इससे क्यों खौफ खा रहे हो। दीपू ने इतनी अच्छी बात कही पर श्री मुस्कराया भी नहीं। धीरे से नीचे उतर आया और मेरे पास सरक कर बोला, बुआ थोड़ी देर आपकी गोद में लेट जाऊं, तकलीफ़ तो ना होगी। अरे वाह, ये कोई पूछने की बात है, और तकलीफ़ क्यों होगी भला, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगता है। वो मेरी गोद में लेट गया। दीपू की तरह लद्द से नहीं, बहुत हौले से उसने अपना सिर टिकाया था। मैं दोनों हाथ से उसके सर पर फेरने लगी। कहा, याद है बचपन में तुम दोनों गोद में सोने के लिए कितना झगड़ते थे, रात में भी चैन नहीं लेने देते थे। दोनों की ज़िद होती थी कि मैं उसकी तरफ मुँह करके सोऊं, जिसकी तरफ पीठ हो जाती थी वही मचल जाता था। कहते कहते मैं अचानक रुक गई। क्या श्री के सामने ये सब कहना ठीक था? पुरानी यादों को कुरेदना उचित था? वो तो शायद कब से सारा प्रसंग भूल चुका होगा। अपने को बेतरह कोसते हुए मैं उसके बालों में गालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पाया कि उसकी आंखों की कोर गीली हो गई थी। उसके बेयत्न से रोके हुए आंसू मुझे भीतर तक हिला गए। क्या उसे वो सब कुछ याद आ रहा था? पर वो कैसे संभव है? माँ की मृत्यु के समय वो केवल 4 महीने का ही तो था। 8-9 महीने का था जब मैं उसे यहाँ लेकर आई थी। सुनंदा, उसकी नई माँ, उसे वापस ले गई थी। तब भी वो केवल 3.5 वर्ष का था। इतना सा बच्चा क्या कुछ याद रख पाता है? फिर वे आंसू, शायद मेरा ममता में स्पर्श पाकर अनायास ही निकल आए होंगे। उसके पीछे कोई भूमिका, कोई इतिहास नहीं है। 10-15 मिनट के बाद वो खुद ही उठ बैठा। क्यों रे, सो लिया? बुआ मैं सो नहीं रहा था, बस ज़रा देर को लेट गया था। इस तरह का बचपना किया ऐसा बीत गया था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं कुछ कहने को ही थी कि उसने मेरे मन की बात पकड़ ली। घर में सबसे बड़ा हूँ ना मैं, छोटे भाई बहनों के सामने हमेशा ये बड़प्पन लादे रहना होता है। और फिर माँ के पास इतना समय कहाँ होता है कि फुर्सत में बच्चों के पास बैठ लें। सुबह शाम रसोई में जुटी रहती हैं, दोपहर में स्कूल जाना होता है और कई बार तो देर रात तक जाकर कॉपियाँ जांचती रहती हैं। मैंने अचरज में भरकर उसकी ओर देखा। कैसे जान गया कि उसकी माँ को उलाहना देने जा रही हूँ? कितनी चतुराई से सारी बात ढांप गया। कहाँ से सीखी है उसने ये चतुराई, ये समझदारी, ये सहनशीलता? इसका शतांश भी अगर भाभी के पास होता तो भैया का जीवन आज कुछ दूसरी तरह का होता। काश सारी शाम मन में यही सब कुछ उमड़ता रहा कि काश ऐसा होता। पिछली सारी स्मृतियाँ जाग उठीं और जी अकारण ही उदास हो गया। उस साल मैंने बीए किया था। मैंने सोच लिया था कि अब आगे नहीं पढ़ूंगी, नौकरी करके भैया का हाथ बटाऊंगी। सारे नाते रिश्तेदार अम्मा को सलाह दे रहे थे, इस छोकरी की जल्दी से हाथ पीले करो, ये बोझ कब तक लादे रहोगी। उन दिनों बाबूजी को गुजरे 2 साल बीत चुके थे, परंतु घर में अभी जैसे मातम से छाया हुआ था। मेरी शादी की जब भी बात उठती अम्मा तड़प जाती। एक ही तो बिटिया है मेरी, उसे भी विदा करके क्या दीवारों से सर फोड़ लूँ? मेरे सुख दुख की यही तो साथी है। नहीं, पहले मैं अपने शैल का ब्याह करूँगी, घर में बहू लाऊंगी। एक बार मेरे घर में रौनक हो जाए, फिर बिटिया को चाहे दूसरे ही दिन ब्याह देना।
बहुत ज़िद की अम्मा ने, तब जाकर भैया शादी के लिए राज़ी हुए। बहुत शौक़ से ब्याह किया था अम्मा ने। उस समय वे अपना सब दुख भूल गई थी। उन्होंने एक बार भी आंसू नहीं टपकाया। हम सबको ये सख्त हिदायत दी कि खबरदार, रोग आकर कोई असगुन नहीं करेगा। बाप की याद आए तो चुपचाप अकेले में रो लेना, किसी के सामने तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा की हिम्मत देखकर हम सब ने अपने आंसू सोख लिए थे, पर वे सब बाद में काम आए। भाभी ने घर में आते ही विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। हम लोगों का परिवार बड़ा था, 2 पढ़ने वाले भाई, एक ब्याहने लायक मैं और बूढ़ी और बीमार अम्मा। भैया अकेले कमाने वाले थे। यूँ तो अम्मा की थोड़ी सी पेंशन भी थी, घर का मकान था, फिर भी भैया भाभी को वो सब नहीं दे सके जिसकी एक नई नवेली बहू की अपेक्षा होती है। भाभी की यही हताशा उनके मन में कड़वाहट घोल गई। अम्मा से उनकी एक दिन नहीं पटी, भाइयों से भी पहले ही दिन ठन गई। मुझसे तो लड़ाई तो कभी नहीं हुई, पर कभी ख़ास प्रेम भी नहीं रहा। कुल मिलाकर घर का वातावरण और मनहूस बन गया। पहले हम लोगों का एक साझा दुख था, बाबूजी का दुख। अब तो घर स्पष्टतः 2 खेमों में बढ़ गया था। सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा थी। भैया बेचारे त्रिशंकु से बन गए। बंदी कोशिश हम लोगों को कोई जाने नहीं देते थे। पर किसी किसी दिन भाभी की जल्दी कटी बातें गले तक आ जाती और अम्मा उफन पड़ती। भैया तब फट पड़ते, तुम्हें ही शौक चढ़ा था बहू का, अब भुगतो। भाई लोग तो दिन भर बाहर निकाल देते, केवल खाने और सोने को ही घर में आते, पर मुझे तो घर में ही रहना था, सब कुछ सहना था। कभी कभी तो सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो जाता। कई बार तो आत्महत्या करने का मन हो आया। अम्मा सब समझ रही थी और एक दिन बोल पड़ी, शैल, हमारा तो जैसा होगा होता रहेगा, पर इस लड़की को देख, घर में पड़ी पड़ी सूखती जा रही है। जैसा भी मिले एक लड़का ढूंढ ला और इसे विदा कर। इसे देख देख कर मेरा खून जला जा रहा है। लड़का चाहे जैसे ढूंढो, हिंदुस्तानी लड़की की शादी पैसों की बर्बादी ही होती है। भैया और कर्ज में डूब गए, अम्मा और अकेली पड़ गई, भाभी और अधिक खुखार हो उठी। उन दिनों उनका पाँव भारी था। हम लोगों को आशा बंधी कि बच्चे का जन्म उन्हें कोमलता से भर देगा, पर वो तो जैसे और असहिष्णु हो उठी। अम्मा के लिए पता नहीं कैसी कैसी शंकाएं उन्होंने पाल ली। अनेक टोने टोटकों का आरोप वे अम्मा पर लगाने लगी। हार कर भैया उन्हें उनके पीहर छोड़ाए। श्री का जन्म वहीं अपनी ननिहाल में हुआ। ढेर सारी सौगात लेकर अम्मा और भैया बच्चे को देखने बरेली गए और उतने ही अपमानित होकर लौटे। फिर किसी ने उधर का रुख नहीं किया, पर 3 महीने बाद ही भाभी के निधन का समाचार आ पहुँचा। अपने आत्मसम्मान को परे रखकर दोनों माँ बेटे फिर पहुँचे। इस बार अपमान, भर्त्सना, तिरस्कार सभी कुछ मिला। भाभी की मृत्यु अस्वाभाविक नहीं थी, उन्होंने कुछ खा लिया था और इस आत्महत्या के लिए उन्होंने अपनी सास को और पति को उत्तरदायी ठहराया था। बड़ी बदनामी और थुक्का फजीहत हुई। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते भैया और अम्मा थक गए। वकीलों के जेबें भर भर के कंगाल हो गए। बहुत मुसीबत भरे दिन थे, किसी को अपना होश नहीं था। दोनों छोटे भाइयों ने पार्ट टाइम नौकरियां पकड़ ली थी, नहीं तो घर की गाड़ी खींचना मुश्किल था। ईश्वर भी जैसे परीक्षा ले रहा था। इसी दौरान एक दिन भाभी के माता पिता आए और दूध मुहे श्री को दरवाजे पर पटक कर चले गए और जाते जाते कह गए कि सांप के बच्चे को दूध पिलाएं, ऐसे बेवकूफ़ हम नहीं हैं। यहाँ भी उनके स्वागत के लिए कोई आतुर नहीं था। ये सब घटना उन दिनों की है जब दीपू होने को था। मैं उन लोगों के पास नहीं जा पाई थी। पत्रों से ही जो कुछ पता चलता था उसे पढ़कर रो लेती थी। दीपू 3 महीने का होते होते ही मैं ज़िद करके अम्मा के पास आ गई। अपनी आंखों से सब कुछ देखा सुना। उन लोगों को उस समय मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत थी, पर अपना परिवार छोड़कर मैं वहाँ कब तक पड़ी रहती। फिर उनके कसाले के दिन थे, अपना अतिरिक्त भार भी उन पर डालते अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर लौट आई, साथ में श्री को भी लेती आई। दीपू के पिता ने भी ऐतराज़ नहीं किया और दोनों मेरे यहाँ जुड़वां बच्चों की तरह पलते रहे। उन दिनों घर बेतरह बिखर गया, सब एकदम टूट चुके थे। ऐसे समय में सुनंदा ने घर में प्रवेश किया। सुनंदा मेरी सहेली थी और यह प्रस्ताव उसकी ओर से ही आया था। उसकी अपनी मजबूरियां थी।
वे 4 बहनें थीं और 27 साल की उम्र में भी वो बड़ी 2 बहनों के ब्याहने की प्रतीक्षा में थी। वो शायद हताश हो चुकी थी, इसीलिए उसने उस दुधमुहे बच्चे का, उसके थके हारे पिता का, आशंकित परिवार का, बिखरे घर का भार खुशी खुशी उठा लिया। भैया को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी किया जा सका। अम्मा भी सुनंदा के रंग रूप को लेकर, वंश गोत्र को लेकर अप्रसन्न थी, पर मैंने ही उसे समझाया। जैसी बदनामी हुई थी उसे देखते अच्छा रिश्ता आना मुश्किल ही था। फिर सुनंदा ऐसी कुरूप नहीं थी, बढ़ती उम्र की चिंता ने चेहरे पर लकीरें डाल दी थीं। बस सुनंदा ने आते ही सब संभाल लिया। भैया के टूटे मन को जोड़ना आसान नहीं था, पर उसने वह करिश्मा दिखाया। बीमार सास को भी उसने आश्वस्त किया, दोनों देवरों के किशोर मानस को स्नेह से अपलावित किया और फिर श्री को लेने आ पहुंची। वो मेरे पास अच्छा भला पल रहा था, अब तो बड़ा भी हो गया था। परेशानी के दिन बीत गए थे, पर वो नहीं मानी। बोली कल को उसके मन में यह विकार भी आ सकता है कि मेरे माता पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री को भेजते हुए लगा जैसे मेरे कलेजे का टुकड़ा ही कोई निकाल कर ले जा रहा है। मुझे विश्वास था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। मैं हर महीने दौड़ दौड़ कर अम्मा के यहाँ जाती रही। श्री कुछ दिन तो सचमुच अनमना रहा, 1-2 बार उसे बुखार भी आया, पर उसकी बात सुलभ वृत्ति ने धीरे धीरे नई परिस्थितियों से समझौता कर लिया। मेरी स्मृति भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और वो अपनी नई माँ के लाड़ दुलार में खो गया। ये देखकर मुझे खुश होना चाहिए था, पर उल्टे मैं उदास ही हो जाती। तब अम्मा ने समझाया, पगली, बच्चे को तो अपनी माँ को भी भूल जाते हैं, तू तो उसकी बुआ है। पति ने कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक बड़ी सी जिम्मेदारी थी जो अच्छे से पूरी हो गई, कोई दोष कोई लांछन नहीं लगा। तब मुझे भान हुआ कि अपने सरल हृदय पति पर एक तरह से मैं अन्याय ही कर रही थी। एक बच्चे का अनचाहा बोझ मैंने ज़बरदस्ती उनके सर पर डाल दिया था। पर बच्चे के सदा बच्चे ही बने रहते हैं। बढ़ती उम्र के 100 खर्चे होते हैं, उन्हें झेलने की सामर्थ्य उस समय हमारे पास कहाँ थी। धीरे धीरे मैंने मन को समझा लिया, पर सच यह है कि मुझे सामान्य होने में कई महीने लग गए। दीपू के साथ ही पला है श्री, पर दोनों के स्वभाव में, व्यवहार में कितना अंतर है। मुश्किल से वो 4-5 महीने बड़ा होगा। श्री पर कितना गंभीर, कितना समझदार है। सुनंदा ने सचमुच मेहनत की है उसे बनाने में। उसने भी पूरा पूरा प्रतिदान दिया है। शिशु कक्षाओं से लेकर अब तक क्लास में हमेशा फर्स्ट आता रहा है। हायर सेकेंडरी के में तो मेरिट लिस्ट में भी था। कभी कभी सोचती हूँ मेरे पास रहता तो क्या इतना लायक निकलता, या दीपू की तरह ही मनमौजी मस्त मौला बना रहता। एक ही लड़का है, इसीलिए हम दोनों ने अपनी सारी आशा आकांक्षाएं उस पर केंद्रित कर रखी हैं। और यह है कि किसी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं। रात को सोते समय सारे दरवाजे बंद करते हुए देखा कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। बच्चों की परीक्षाओं के कारण इस साल छत पर सोना एक तरह से स्थगित हो रहा है। रात बेरात दीपू को जगाना, उसके लिए चाय बनाना, ये सब मेरे ही जिम्मे है। इन कामों के लिए बार बार चढ़ना उतरना मुझसे नहीं होता। छत पर जाकर देखा, श्री शून्य में आंखें गड़ाए मुंडेर पर चुपचाप बैठा है। मेरी आहट पाते ही चौंक उठा, पर शीघ्र ही संभलते हुए बोला, नींद नहीं आ रही थी, सोचा दीपू को क्यों डिस्टर्ब करूं, इसीलिए यहाँ चला आया। दीपू को क्या डिस्टर्ब होना है, वो तो घोड़े बेच कर सोता है। उसके लिए तो मुझे रात भर जागना पड़ता है, तब जाकर उसकी पढ़ाई हो पाती है। तकदीर वाला है, मेरी परीक्षा के दिनों में नींद गायब हो जाती है। रिजल्ट तक एक भी दिन चैन से नहीं सो पाता। अजीब सा टेंशन रहता है। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या ये वही लड़का है जिसे मैंने कभी हाथों में झुलाया था, बोतल से दूध पिलाया था? इस समय कितना अपरिचित, कितना बड़ा सा लग रहा था। तुम जैसे लड़के टेंशन पालने लगे तो हो चुका, मैंने कहा। ज़रा हमारे साहबजादे को देखो, कैसी तान कर सोए हैं। बल्कि वो टेंशन पालता थोड़े ही है, वो तो टेंशन हम लोगों की होती है। तुम तो बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन तो 100% तय है। मान लो किसी कारण से रह भी गए तो अगले वर्ष फिर दे सकते हो। ऐसी कौन सी उम्र निकली जा रही है। नहीं बुआ, पास होना ही है, और इसी वर्ष, और वो भी मेरिट में, उसने दृढ़ता से कहा। उसका आत्मविश्वास देखकर मैं दंग रह गई। प्रशंसा में कुछ कहने को थी कि वो बोल पड़ा, अगर ज़रा सी भी कोर कसर रह गई तो सब माँ को कोसेंगे। तब क्या बात करते हो, कोई माँ को क्यों कोसेगा भला? सब जानते हैं उसने तुम पर कितनी मेहनत की है, उसे दोष देने का तो सवाल ही नहीं उठता।
मैं अपनी माँ की बात कर रहा था। मैं हैरत से उसे देखने लगी। अपनी माँ? ये लड़का क्या कह रहा है? आप इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हैं बुआ? क्या आप नहीं जानती कि मेरी एक और माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया था? मुझे संभलने में कुछ समय लगा। इसी बीच उसने पूछ लिया, तुम्हें याद तो है ना बुआ? श्री के साथ यही परेशानी है। कभी वो बहुत फॉर्मल हो जाता है और आप कहने लगता है, और कभी दीपू की तरह लड़े आकर तुम पर उतर आता है। वो अब तक भी मुझे ताक रहा था। दरअसल वो क्या है श्री, इतने दिन हो गए हैं कि बुआ, बहुत दिन हो जाने से ही क्या कोई किसी को भूल जाता है? दादी आज भी दादाजी को याद करती हैं। उनकी आदतों की, शौकीन मिजाजी की, पसंद नापसंद की घंटों चर्चा करती हैं। तीज त्योहार पर आज भी उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध होता है। पर मेरी माँ को तो सबने जैसे विस्मृत करके गर्त में ही ढकेल दिया है। वह एक वर्जित विषय है जिस पर हम कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। कोई उनका नाम नहीं लेता। घर में उनकी एक फ़ोटो तक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरी माँ कैसी थी। किसी बच्चे को उसकी माँ से इस तरह काट देना अन्याय नहीं है क्या? कोई अन्याय नहीं है बेटा। इन सब बातों के पीछे एक साफ सुथरा उद्देश्य है। वो यह है कि तुम्हें ये कभी एहसास ना हो कि तुम्हारी माँ नहीं है, वो मर चुकी है। यह एहसास बच्चों में कभी कभी हीन बोध पैदा कर देता है। साफ सुथरा उद्देश्य जो भी रहा हो, पर वो कभी पूरा नहीं हुआ। बुआ, मुझे तो बचपन में हर बार याद दिलाया गया है कि मैं एक नालायक माँ का बेटा हूँ। क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा हूँ। बचपन में जब कि किसी चीज़ के लिए ज़िद करता, किसी से लड़कर आता था, घर में कोई नुकसान कर बैठता, तो दादी झट से कहती, जैसा पेड़ होगा वैसे ही तो फल मिलेगा। अब बबूल में आम तो फलने से रहे। अब तुम ही सोच लो, ये बातें मुझ में कौन सा बोझ जगाती रही होंगी। सच, अम्मा पर इतना रोष हो आया कि दिवंगत कर्कशा बहू का बदला कोई इस तरह बच्चे से लेता है। तभी तो बेचारा इतनी सी उम्र में इतना गंभीर हो गया है। हम लोगों ने हमेशा अम्मा के दुख को बड़ा करके देखा। उस दुख ने उनके स्वभाव को कितना विकृत कर दिया है, इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। सुनंदा ने कई बार मुझसे शिकायत की है। कहा है कि दिन भर खटकर मैं जितना कुछ करती हूँ, अम्मा जी पल भर में मिट्टी कर देती हैं। तब उसकी बात का अर्थ समझ में नहीं आया था, पर अब वो मेरी समझ में आ गया था। पर श्री को क्या कहकर सांत्वना दूँ, और यह अब भी समझ से परे था। बुआ, दादी की बात पर कभी कभी मैं इतना सुलग उठता हूँ, मन करता है घर छोड़कर भाग जाऊँ। जिस घर में जन्मदायिनी माँ निरंतर तिरस्कृत होती है, वहाँ रहना भी पाप है। पर भागकर जाता भी तो कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया में इतने से बच्चे का वजूद ही क्या है। ननिहाल जा सकता तो शायद थोड़ी राहत मिलती। माँ को मैं नए सिरे से जान सकता। पर उन लोगों ने भी तो आप सबसे संबंध तोड़ लिए हैं। संबंध हमने नहीं तोड़े थे श्री, पहल उन्होंने ही की थी। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि हमने दोबारा जुड़ने की कोशिश नहीं की। तिरस्कार और अपमान का एक लंबा किस्सा है ये। जानकर तुम्हें दुख ही होगा। बस इतना ही कहूँगी कि दादी की बातों को बुरा नहीं माना करते। बुढ़ापे में दिमाग ऐसा ही गड़बड़ हो जाया करता है। दादी की बात को जाने दो, वे बूढ़ी हो गई हैं, पर पापा तो बूढ़े नहीं हैं। वे भी माँ के नाम से क्यों बसते हैं? कभी भूले से भी चर्चा नहीं करते। माना कि माँ आदर्श बहू या भाभी नहीं थी, शायद आदर्श पत्नी भी नहीं थी, पर 2 साल तक वे पापा की जीवन संगिनी तो रही। उन दिनों की एकाध मधुर स्मृति तो होगी। क्या वे उसे भी मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? श्री के स्वर की तरल कातरता मुझे भी आलोड़ित कर गई। पुराना कितना कुछ एकदम याद आ गया। मैंने कहा, श्री बेटे, उन दोनों जो कुछ भी हुआ वो इतना भयावह और दर्दनाक था कि अगली पिछली सारी स्मृतियों को धुंधला कर गया। ये तो हम लोगों का सौभाग्य था कि मृत्यु के समय भाभी पीहर में थी, नहीं तो भैया का जेल जाना सुनिश्चित था। उन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। इतने बड़े हादसे के बाद भैया के मन में सिर्फ कड़वाहट ही बची रही है। उसे तुम पर नहीं उड़ेलते, यही क्या कम है? वो तो जीवट वाले इंसान हैं, इसलिए अडिग खड़े रहे। शायद अम्मा का तुम्हारा ख्याल उन्हें साबुत बचाए रखा रहा। दूसरा कोई होता तो भरभरा कर ढह ही जाता। पर भैया भीतर से एकदम टूट चुके हैं। सुनंदा के सचमुच हम पर बहुत एहसान है। उसने भैया को नया जीवन दिया, परिस्थितियों से लड़ने का हौसला दिया। उसी ने तुम्हें आदमी बनाया।
सुनंदा की जगह कोई गलत लड़की आ जाती तो फिर से वही नाटक दोहराया जाता। लगा जैसे श्री मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने तड़प कर कहा, श्री, सुनंदा ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसे तुम नकार नहीं सकते। मैं कब नकार रहा हूँ, पर यह सब तो अन्याय है ना। क्या मुझ में जो अच्छा है उसका श्रेय तो एक को जाता है, फिर बुराइयों के लिए दूसरों को क्यों कोसा जाता है? ये दोहरा मापदंड क्यों? बात तो लड़का ठीक कह रहा था। मुझ में कुछ तो जन्मजात प्रतिभा होगी, सब कुछ तो आप ऊपर से नहीं थोप सकते, पर कोई उसे स्वीकारता क्यों नहीं है? माँ की कोख से मैं क्या केवल अवगुण लेकर ही जन्मा हूँ? मेरी उपलब्धियों में उसका हिस्सा क्यों नहीं है? वह केवल मेरे दोषों के लिए ही उत्तरदायी क्यों है? बुआ, इसीलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अगर मेरी सफलताओं का श्रेय मेरी जननी को नहीं जाता है तो उसे अपनी असफलताओं का कारण भी नहीं बनने दूंगा। अपनी माँ के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। उसके स्वर में एक अजीब सी दृढ़ता और आत्मविश्वास था। मैंने मन ही मन भाभी को पुकारा और कहा, भाभी, तुम सुन रही हो ना? तुमने तो बेटे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया, उसे अनाथ करके चली गई, पर वो तुम्हारा ऋण बराबर चुका रहा है, बेटे का फ़र्ज़ अदा कर रहा है। नमस्कार, तो ये थी आज की कहानी। और मेरा चैनल अगर पसंद आया हो, मेरी कहानी पसंद आई हो, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा।